आम आदमी पार्टी की कल हुई हंगामेदार राष्ट्रीय परिषद की बैठक को सबसे पहले केजरीवाल ने संबोधित किया था। संबोधित करते करते केजरीवाल भावुक भी हो गए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने इस भाषण में, आइए सुनते हैं। दिल्ली के सभी माननीय विधायकगण का, हमारे सांसदों का, आप सब लोगों का आज बहुत 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 स्वागत है, दिल से स्वागत है दिल्ली में। आप लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ दिल्ली में रहने खाने का अच्छा इंतज़ाम है, पूरी टीम लगी हुई है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये आप लोगों की वजह से हुई है, दिल्ली की जनता की वजह से हुई है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। 70 में से 67 सीटें, ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत के इतिहास में बताते हैं कि सिक्किम में शायद एक बार हुआ था कि जब 40 से 40 सीटें किसी एक पार्टी को मिली थी। उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है जब 70 में से 67 सीटें किसी पार्टी को मिली हैं। मैंने पहले भी बोला, ये बहुत चुनौतीपूर्ण भरा है, बहुत डराने वाला है, क्योंकि इसका मतलब जनता ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया है। अब हमारी बारी है कि हम जनता को डिलीवर करके दिखाएं। और आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की क्या स्थिति थी। आप लोगों ने भी भुगता होगा, जहां सड़क पे निकलते थे गालियां पड़ती थी। गलत तो नहीं कह रहा? जहां सड़क पे निकलते थे गालियां पड़ती थी। मैंने खुद झेला है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जिस बिल्डिंग में मैं कौशाम्बी में रहता हूं, एक दिन नीचे उतरा, आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज सुनाई दी। मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे कि बड़ा हीरो बनने चला था, प्रधानमंत्री बनने चला था, लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत झेला हम लोगों ने। वहां से उठ के 67 सीटें जीतना, मुझे लगता है ये हंसी खेल नहीं था। जनता के विश्वास को दोबारा जीतना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने ठान लिया और आप लोगों ने करके दिखाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। और अभी हमारी इस सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था कि हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। रात दिन काम कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे अपने एक एक विधायक के ऊपर बहुत गर्व है। और यह मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा। पिछले 1 महीने से मैंने रोज मैं 2-2, 3-3, 4-4 विधायकों से मिलता हूं, आधा-आधा, 1-1 घंटा मिलता हूं। वो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं पूरी विधानसभा की, और उनके साथ डिटेल में मैं चर्चा करता हूं क्या समस्याएं हैं आपकी विधानसभा की। और मैं आपको बता दूं कि उनसे बातचीत में मुझे पता चल जाता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक आध विधायक ऐसे हैं जिन्होंने आके कहा कि जी हमारी क्षेत्र की कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब उसने काम नहीं किया, इसमें वो घूमा ही नहीं है। ऐसे एक आध को छोड़ के मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को चुना है वो एक एक हीरा हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र के अंदर मई के महीने में। आज उनको कितने 10-12 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। और हमारी सरकार को बने हुए भी 1.5 महीना हुआ है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि जितने काम उन्होंने 10 महीने में किए, उससे कहीं 4 गुना 5 गुना काम हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर करके दिखा दिए होंगे। आप लोगों को एक ये लिस्ट दी गई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1.5 महीने में क्या क्या किया। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं 2-4 अहम बिंदु आपको बता दूं।
हमारा सबसे बड़ा वादा था कि हम लोग बिजली के बिल आधे कर देंगे। हमने बिजली के बिल आधे कर दिए हैं दिल्ली के अंदर। हमारा दूसरा वादा था कि हम हर परिवार को 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देंगे। हमने वो वादा भी पूरा कर दिया। अब अप्रैल के महीने में जो दिल्ली के लोगों के बिल आएंगे बिजली और पानी के, वो काफ़ी कम बिल आएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें लिखी नहीं हुई, लेकिन वो चूँकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अपने अपने इलाकों के अंदर झुग्गी वालों के लिए लड़े होंगे। हम भी बहुत लड़े हैं। झुग्गियाँ तोड़ने की कोशिश करती है सरकार, हम उन्हें बचाने के लिए कभी बुलडोज़र के सामने लेट जाते हैं। कितना गिड़गिड़ाते हैं हम अथॉरिटीज़ के सामने। सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर हमने पूरी दिल्ली के अंदर आदेश पारित कर दिए कि एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। हम सब लोग राशन माफिया के खिलाफ लड़ते हैं। हमें पता है कि लोगों के राशन कार्ड, राशन वाला सबके राशन कार्ड अपने घर में रख लेता है और फिर उनके राशन कार्ड पे राशन निकलवाता रहता है, लोगों को राशन नहीं मिलता। ठीक कह रहा हूं ना? वो सबके राशन कार्ड रख लेता है। 19 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने फूड कमिश्नर के साथ मीटिंग करी और कल हम लोगों ने दिल्ली में ई राशन कार्ड का उद्घाटन किया है। अब आपको राशन कार्ड लेने के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही आपका राशन कार्ड बनेगा, आपका एसएमएस आ जाएगा, उसमें एक नंबर होगा। आप वेबसाइट पे जाइए, वो नंबर फीड कीजिए, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा राशन कार्ड का। आप उसको लैमिनेट करा लीजिए, वो आपका राशन कार्ड बन गया। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल उसका भी उद्घाटन हुआ है। हमने कहा था बसों के अंदर, हर बस के अंदर हम एक मार्शल देंगे, सिक्योरिटी मार्शल। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, वो मार्शल उसको पकड़ के उस लड़के को थाने में बंद करा देगा। पूरी दिल्ली के अंदर हर बस के अंदर सिक्योरिटी मार्शल का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मार्शलों की अब ट्रेनिंग होने जा रही है और मुझे लगता है महीने भर के अंदर दिल्ली की हर मार्शल में लड़कियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मार्शल नियुक्त कर दिए जाएंगे। 200 प्राइवेट स्कूलों को जो मनमानी फीस जनता से ले रहे थे, अनाप शनाप फीस बढ़ा रहे थे, उन 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और एक स्कूल की प्रिंसिपल जिसका स्टिंग आया था सामने, जो 65,000 रुपये डोनेशन मांग रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और शायद वो गिरफ्तार होने वाली है। दिल्ली के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हम अक्सर कहते हैं कि एसडीएम के यहाँ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। अब एसडीएम के आपको सर्टिफिकेट लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे वेबसाइट के ऊपर ले सकते हैं। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हफ्ते डेढ़ में होने वाला है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी, मुझे लगता है 1000 से भी कम लोगों को ई रिक्शे के लाइसेंस दिए गए थे। 600 ई रिक्शे के लाइसेंस दिए थे पिछली सरकार ने 6 महीने के अंदर। हमारी सरकार ने 1 महीने के अंदर 25,000 लोगों को ई रिक्शे के लाइसेंस दे दिए। आप सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है, बदले में उन्हें 25% गरीबों का इलाज करना पड़ता है। लेकिन कोई अस्पताल गरीबों का इलाज नहीं करता। या तो गरीबों को घुसने ही नहीं देते, या जो 25% कोटा है उसमें मंत्रियों के बच्चे, मंत्रियों के रिश्तेदार, अफसरों के बच्चों का इलाज किया जाता है गरीब दिखा के। सतिंदर जैन ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं, वहां से हम गरीबों को इन प्राइवेट अस्पतालों में भेजना चालू करेंगे, उनके सारे बेड हम भरेंगे। इस तरह के ढेर सारे चीजों के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारे विधायकगण अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे जब इतने सारे काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, तो शायद अखबारों में और टीवी में हम लोगों को अपने काम की वजह से न्यूज में होना चाहिए था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया।
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ऐसे समय में जब सारी पार्टी को एकजुट होकर, हमारी पार्टी में बहुत टैलेंट है, किस्म किस्म के लोग आए हुए हैं। आप डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, प्रोफेशनल्स ले लो, किस्म किस्म के लोग हैं और सारे फ्री में काम करने को तैयार हैं। कल तमिलनाडु से डॉक्टर आनंद आए हुए थे, यहां बैठे हैं तो पता नहीं, वो पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु में अपनी नौकरी छोड़ के दिल्ली में फ्री में आपके हेल्थ सेक्टर में आपको सुझाव देने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो जब दिल्ली की जनता ने हमें इतना भरोसा दिया, मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को एक मॉडल शहर, मॉडल राज्य बना देना चाहिए था पूरे देश का। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई। उसके बाद बीजेपी एक के बाद एक राज्य जीतती गई। लोगों को लगने लगा कि बीजेपी का रथ कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का रथ रोक के दिखा दिया था। पूरे देश में भारी उत्साह हुआ था दिल्ली की जीत के बाद। पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया था कि बीजेपी को भी रोका जा सकता है, बीजेपी का रथ भी रोका जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे सूत्रों के मुताबिक, आपके भी अपने सूत्रों के, कांग्रेस और बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई थी। दिल्ली के चुनाव के बाद दोनों पार्टियां हिल गई थी कि ये क्या हो गया, 70 में से 67 सीट आ गई, ये क्या हो गया। लेकिन उन्हें ज्यादा दिन चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका काम हमारे अपनों ने ही कर दिया। मैं ये सोच रहा था, पिछले 1.5 महीने में जो कुछ हुआ, उसका फायदा किसको मिला? क्या केजरीवाल मजबूत हुआ? क्या आम आदमी पार्टी मजबूत हुई? क्या प्रशांत भूषण मजबूत हुए? क्या योगेंद्र यादव मजबूत हुए? इससे क्या इंटरनल डेमोक्रेसी आ गई? स्वराज आ गया? हम सब बदनाम हुए। मुझे लगता है जो कुछ भी 1.5 महीने में हुआ, दूसरी पार्टियों को लगेगा कि यार अगर इसी को इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं तो तौबा तौबा इस इनर पार्टी डेमोक्रेसी से। अगर इसी को स्वराज कहते हैं तो भगवान बचाए इस स्वराज से। इससे किसको फायदा हुआ? इससे मोदी को फायदा हुआ। गलत तो नहीं कह रहा? इससे किसको फायदा हुआ? इससे बीजेपी को फायदा हुआ, इससे कांग्रेस को फायदा हुआ, इससे अंबानी को फायदा हुआ। जो कुछ ये लड़ाई हो रही है, हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। और ये पिछले 1.5 महीने से नहीं हो रहा, पिछले 1 साल से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं कुछ कड़वी बातें कहूंगा, मैं पहले ही माफी मांगता हूं, अक्सर मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। पिछले 1 साल से यह सब हो रहा है। 1 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार बनी थी। फरवरी के महीने में पिछले साल, मुझे बाद में इस इंसिडेंट के 4-5 महीने बाद ये इंसिडेंट पता चला। फरवरी के महीने में हमने बहुत यकीन किया अपने साथियों के ऊपर। योगेंद्र यादव जी के एक पीए होते थे, विजय रमन, बहुत समझदार व्यक्ति थे, विदेशों से पढ़ के आए थे। उन्होंने सत्या नाम के हमारे एक वॉलंटियर को फोन किया और उन्होंने कहा कि आप आइए, योगेंद्र जी आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। पिछले साल फरवरी के महीने में, जब मैं मुख्यमंत्री था 49 दिन के लिए,
सत्या पहुंचे तो उन्होंने विजय रमन जी से पूछा कि किस चीज का इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और वैसे उनकी पॉलिटिकल समझ अच्छी नहीं है, अब उन्हें नेशनल कन्वीनर से हटाकर योगेंद्र जी को नेशनल कन्वीनर बनाया जाएगा। तो उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार किया जा रहा है, आपको उनके सेक्रेटेरिएट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। क्योंकि सत्या यहाँ पे नेशनल काउंसिल के मेंबर नहीं है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और मुझ पर खूब हमले किए गए, अपनों ने हमले किए, मुझे ईमेल लिखते थे और ईमेल लीक कर देते थे। मेरी पर्सनालिटी पे हमले किए गए, मेरे व्यक्तित्व पे हमले किए गए, मेरे नेतृत्व पे हमले किए गए, मेरी कार्यशैली पे हमले किए गए। जून के पहले हफ्ते में शायद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जंगपुरा में मीटिंग हुई। ये कई अखबारों में छपा, बात उठी कि मैं वहां पे टूट गया था, मैं वहां पे बहुत रोया। ये बात सच है। बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वहां टूट गया। मैंने वहां एक ही बात कही, मेरे में मोदी से लड़ने की क्षमता है, मैं मोदी से लड़ सकता हूं, मैं नितिन गडकरी से लड़ सकता हूं, मैं सलमान खुर्शीद से लड़ सकता हूं, मैं रॉबर्ट वाड्रा से लड़ सकता हूं, मैं मुकेश अंबानी से भी लड़ सकता हूं, पर मैं यहां प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से लड़ने नहीं आया था। घर में मैंने अपने परिवार वालों से उस रात को बात की और मैंने तय किया कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। मेरे परिवार वाले भी तय हो गए, हम लोगों ने तय कर लिया था। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव 6 बजे मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि आप पार्टी मत छोड़िए। काफी देर उनके कन्विंस करने के बाद मैं माना। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा अगर हमें दिल्ली के चुनाव लड़ने हैं तो दिल्ली के चुनावों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार तो मुझे होना चाहिए, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आप लोग चुनाव लड़ लेते। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, दूसरा दिन था। पहले तो मैंने सोचा था कि अगले दिन 10 मिनट के लिए जाऊंगा और अपना इस्तीफा अनाउंस करके आ जाऊंगा, लेकिन इन दोनों के बहुत मनाने के बाद मैं अगले दिन गया और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को होगा। यह प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की मीटिंग में। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। हालांकि कहा गया था कि दिल्ली के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में हमें हराने की पूरी साजिशें रची गई। अवाम नाम की एक संस्था खड़ी की गई, उसको पूरा समर्थन दिया गया। बाद में टीवी में निकल के आया है कि अवाम के लोग पूर्व बीजेपी के सदस्य थे, अवाम को बीजेपी फंडिंग कर रही है। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए, तभी पार्टी के अंदर मंथन होगा, तभी पार्टी को सबक मिलेगा, तभी केजरीवाल को सबक मिलेगा। रोज धमकियां दी जाती थी, अगर ये नहीं किया तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे, अगर वो नहीं किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे। ये तो जनतंत्र नहीं है, ये तो स्वराज नहीं है। हमारे 15 सीनियर लीडर पूरे देश भर से दिल्ली आए और 2 दिन या 3 दिन तक पूरा दिन प्रशांत जी को, शांति जी को मनाते रहे कि पार्टी को बर्बाद मत कीजिए, इतिहास रचा जा रहा है,
ऐसे समय में जब हमारे नेताओं को पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था, वो उनको मनाने में लगे हुए थे। हमारे 12 कैंडिडेट्स के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए। मैं यहां पे सत्ता लेने के लिए नहीं आया। मैंने पहले इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी। मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगर सत्ता का लालच होता तो कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मुझे। हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? आज तक इस देश के अंदर चाहे 100 लोग, कोई कहता है मैं जिद्दी हूं, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल बेईमान है। लेकिन अपने लोगों ने मेरी ईमानदारी के ऊपर शक किया। मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमने कई लोगों के ऐसे टिकट काटे जो आप लोगों को पता भी नहीं है। नाम लेना ठीक नहीं है, कैंडिडेट है, उसके इलाके में आप चले जाइए, सारी जनता उसकी खूब तारीफ करती है। जीतने वाला कैंडिडेट था। जो मर्जी आप इंक्वायरी करा लीजिए, कहीं से आपको कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी टीम ने जब वहां के थाने में पता किया तो वहां के थानेदार ने हमें बताया कि साहब इसके सारे धंधे बेनामी चलते हैं। जुए के अड्डे चलाता है, शराब के अड्डे चलाता है, उसको हमने टिकट नहीं दिया। हमने अपनी खूब जांच कराई थी। मैंने अपने चाचे के लड़के को टिकट नहीं दिया, मैंने अपने ताऊ के लड़के को टिकट नहीं दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया, मैंने अपने दोस्तों को टिकट नहीं दिया, मैंने पैसे लेके टिकट नहीं दिया। ये जो पीछे 70 लोग बैठे हैं, इनसे कोई मेरी रिश्तेदारी थोड़ी है जी, ये कोई मेरे सगे थोड़ी लगते हैं। ये एक आदमी को हमने जांचा परखा। कहा गया कि हमें तो जीत इंपॉर्टेंट है। हां, हम जीतने के लिए आए हैं, हम हारने के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उस राजनीति में यकीन नहीं करता। 1350 पार्टियां दिल्ली देश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। कोई जानता है 1350 पार्टियों को? आज आम आदमी पार्टी को जानते हैं क्योंकि हम जीते हैं। हम यहां जीतने के लिए आए हैं। जीतेंगे, लेकिन बेईमानी करके नहीं जीतेंगे, ईमानदारी से जीतेंगे। और जिन जिन लोगों को हारने की राजनीति करनी है वो हारने की राजनीति करें, जिनको जीतने की राजनीति करते हैं वो हमारे साथ चलें। कौन पूछता हम लोगों को? अगर हमारे पहली बार 28 एमएलए नहीं आए होते तो। लेकिन ईमानदारी से 3 लाख रुपए खर्च करके मैंने शीला दीक्षित को हराया था। बेईमानी करके नहीं हराया था, जनता को साथ लेकर हराया था। हमारे 12 कैंडिडेट्स पे प्रश्न खड़े किए गए। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, सारी इंक्वायरी कराई, इंडिपेंडेंट टीम भेजी, ओपिनियन पोल कराए, थाने वालों से पूछा, कुछ नहीं निकला। फिर हमने 12 के 12 केस लोकपाल को दे दिए। लोकपाल ने अपनी खूब जांच कराई 10 दिन तक, और लोकपाल ने कहा 12 में से 2 कैंडिडेट की टिकट कैंसिल कर दो। हमने टिकट कैंसिल कर दी। लोकपाल ने कहा बाकी 10 कैंडिडेट ठीक है, हमने उनकी टिकट जारी रखी। उसके बावजूद उन 10 कैंडिडेट्स के खिलाफ हमारे साथियों ने कैंपेन किया। उसके बावजूद उन 10 के 10 कैंडिडेट्स की शिकायतें टाइम्स ऑफ इंडिया को और मीडिया को दे दी गई, और मीडिया वालों ने उन 10 लोगों के खिलाफ कैंपेन किया। ये कहते हैं सही राम चोर है। अब जाके देखिए सही राम ने झुग्गी वालों के लिए क्या क्या नहीं किया है। झुग्गी वाले सही राम को देवता मानते हैं। झुग्गियां तोड़ने आते हैं, वो बुलडोजर के सामने लेट जाता है, इसलिए 10 केस उसके ऊपर लगे हुए हैं। सही राम चोर है। ये कहते हैं अमानतुल्लाह सांप्रदायिक है।
पुलिस वालों से पूछिए, ओखला के अंदर चुनाव के 10 दिन पहले किसी ने मस्जिद के अंदर कुछ गलत चीज फेंक दी थी, वहां पे दंगे भड़क जाते, अमानतुल्लाह ने घर घर जाके लोगों को रोका था। सांप्रदायिक लोग दंगे करवाते हैं कि सांप्रदायिक लोग दंगे रोकते हैं? ये लोग कहते हैं भावना गौर चोर है, उसके अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया, दोनों कोर्ट चले गए, ये बेचारी केस हार गई। कल को अगर आपका मकान मालिक से झगड़ा हो गया और आप केस हार गए तो ये पार्टी टिकट नहीं देगी आपको, वो चोर है। ये कहते हैं अजयेश यादव चोर है, पता नहीं किसी कैलाश गहलोत है, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। क्या अमीर होना पाप है अगर ईमानदारी से आपने अपने पैसा कमाया है? हमारे खिलाफ अखबारों में स्टोरीज प्लांट की गई। हिंदू अखबार के अंदर आधे पेज की स्टोरी मेरे खिलाफ छपी और सब गलत लिखा हुआ, उस स्टोरी के अंदर सब कुछ गलत लिखा हुआ था। सुबह किसी ने, एक वॉलंटियर ने योगेंद्र जी से फोन किया, ये ऐसी स्टोरी छपी है। उन्होंने खुद ही बोला, मैं तो इस पत्रकार को जानता भी नहीं हूं, मैं तो मिला ही नहीं हूं। शाम तक योगेंद्र जी को लगा होगा कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने फोन करके उसी वॉलंटियर को कहा, नहीं मुझे याद आ रहा है, मैं 10 दिन पहले चंडीगढ़ गया था, ये पत्रकार मुझसे मिलने तो आई थी, पर ये सब मैंने नहीं बोला था। अगले दिन जब पत्रकार को फोन किया गया और पत्रकार को कहा गया कि आपने ये सब गलत क्यों लिखा, तो वो बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि योगेंद्र यादव जी ने 5 पत्रकारों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पे हमें चंडीगढ़ में बुलाया था और केजरीवाल के खिलाफ जो जहर उगला था उन्होंने, और उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है, और अब उस पत्रकार ने सबके सामने बोला है कि योगेंद्र यादव जी ने केजरीवाल के खिलाफ हमें भरा था। 2 टीवी चैनलों के बड़े बड़े एडिटर्स ने मुझे कहा है कि योगेंद्र यादव जी ने आके हमें केजरीवाल के खिलाफ भरा था। कई वॉलंटियर्स दिल्ली आना चाहते थे कैंपेनिंग करने के लिए, उन्हें दिल्ली आके दिल्ली चुनाव में कैंपेनिंग करने से रोका गया। कई डोनर्स चंदा देना चाहते थे, उन्हें चंदा देने से रोका गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता ने चुनाव के 10 दिन पहले कहा कि किरण बेदी उनकी फर्स्ट चॉइस है, अजय माकन उनकी सेकंड चॉइस है और केजरीवाल उनकी थर्ड चॉइस है। तो मैं जानना चाहता हूं सर, फिर इस पार्टी में आप क्यों हैं? एक मिनट बैठ जाइए। तुरंत बैठिए अपनी जगह पे सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, मैं आप लोगों की भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन हमें एक दूसरे को सुनना पड़ेगा और शांति से सुनना पड़ेगा, और जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं आपका वो मान्य होगा। तो मैं कह रहा था कि पार्टी को हराने के लिए सारी कोशिशें की गई। एक और वाक्य है जो मुझे याद आ रहा है, कई वाक्य हुए पिछले 1 साल से 1.5 साल से, ढेरों षड्यंत्रों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जून या जुलाई के महीने में हमारी पॉलिसी टीम की मीटिंग हो रही थी और उसमें अचानक एक बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि एक खुशखबरी लाया हूं। आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन दिनों में आपको याद होगा बीजेपी कवायद कर रही थी जोड़ तोड़ करके सर, कि आज की खबरों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और अगर बीजेपी सरकार बना लेगी तो अरविंद लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे, फिर हमें अरविंद को नेशनल कन्वीनर के पद से हटाने में ज्यादा सुविधा होगी। खैर, हम लोग चुनाव जीते।
चुनाव जीतने के बाद जो पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, मैं नहीं गया था लेकिन मुझे बताया गया कि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी मैं ही टारगेट था कि यह सारा चुनाव केजरीवाल के नाम पे क्यों लड़ा गया, होर्डिंग्स पे केजरीवाल के फोटो क्यों लगाए गए, 5 साल केजरीवाल के नारे के ऊपर 10 करोड़ रुपए क्यों फूंक दिए गए। तो जैसे मैंने कहा कि हमें आज सोचना पड़ेगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। कहीं सिद्धांतों के नाम पे अपनी महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं की जा रही हैं। मैं चुप रहा, देखता रहा, सुनता रहा, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं बेंगलोर गया अपने इलाज के लिए। आखिरी दिन जब मैं लौट रहा था, एयरपोर्ट पे था, मेरे पास प्रशांत जी का एसएमएस आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। पृथ्वी मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने पृथ्वी को कहा मिलना मैं भी चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है मैं कुछ भी जाके मिलूंगा, ये जाके बाहर टीवी में बोल देंगे कि अरविंद आया था, ये कह रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने इतना बोला ही था। एयरपोर्ट पे टीवी भी चल रहा था, सामने हमने देखा प्रशांत जी टीवी में बैठ के कह रहे थे कि मैंने अरविंद को एसएमएस भेजा है, देखते हैं जवाब देता है कि नहीं देता। मैं ये जानना चाहता हूं, ये इसका मतलब आपका मिलने का तो मकसद नहीं था, दुनिया को दिखाने का मकसद था कि देखो हम तो मिलना चाहते हैं, अरविंद नहीं मिल रहा। मैं ये जानना चाहता हूं इससे इंटरनल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई क्या? इससे स्वराज बढ़ गया क्या? इससे क्या हुआ? केजरीवाल कमजोर हो गया, दुनिया के नजरों में हो गया देखो केजरीवाल अपने ही नेताओं से नहीं मिलता। फिर लौटने के बाद अगले दिन सुबह सुबह मैंने प्रशांत जी को एसएमएस किया। मैंने कहा मैं अभी लौटा हूं, हमारा बजट प्रेजेंट करना है, 3-4 दिन में बजट हो जाएगा, मैं बजट के बाद आपसे मिलता हूं। और 5 मिनट के अंदर वो टीवी पे बैठे हुए देखो केजरीवाल मेरे से मिलना नहीं चाहता, ये केजरीवाल का जवाब आया। इससे तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इसको तो नहीं कहते इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इसको तो स्वराज नहीं कहते। ये तो मुझे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये तो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। खैर मैं बेंगलोर से लौटा, 7:30 बजे मेरी फ्लाइट रात को पहुंची, 9 बजे मैं घर पहुंचा। 9 बजे घर पहुंचते ही मैंने अपनी टीम के सदस्यों को घर पे बुलाया और रात को 11:30 बजे मैंने अपनी टीम के सदस्यों को योगेंद्र भाई के घर भेजा कि जाके बात करके आओ, हम बातचीत से मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। और तब से लेके परसों रात तक पूरी कोशिश करते रहे कि सुलझ जाए, सुलझ जाए, सुलझ जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। उन्होंने पहले कहा कि ये 5 मुद्दे हैं हमारे, ये 5 मुद्दे मान लो तो हम पार्टी छोड़ दे, हम सारे पदों से इस्तीफा दे देंगे। यही अपने आप में थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। नॉर्मली आदमी क्या कहता है, या तो पार्टी ठीक कर लो और ठीक नहीं की पार्टी तो मैं छोड़ दूंगा। कोई ये आके कहता है कि पार्टी ठीक कर लो, ठीक कर ली तो मैं छोड़ दूंगा। कभी किसी ने ऐसे कहा है? तो दिखावा था, दुनिया को दिखा रहे थे कि हम तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उन 5 पॉइंट्स में क्या क्या थे? पहला पॉइंट था पार्टी में आरटीआई लागू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा सारे एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट पब्लिक करो। जरूर करेंगे साहब, अभी एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट है नहीं, आपको भी पता है। हमने कहा कमिटीज बनाई जाएंगी, हर राज्य में कमिटी बनाएंगे, एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट बनाएंगे, पब्लिक कर देंगे। लेकिन सोच लो पब्लिक करनी है कि नहीं करनी। हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा है, बूथ एजेंट्स की लिस्ट, वॉलंटियर्स की लिस्ट, ये कोई पार्टी पब्लिक नहीं करती है। दूसरी पार्टी वाले पहुंच जाते हैं उनको डराने धमकाने के लिए, दूसरे पार्टी वाले तोड़ लेते हैं उनको। अगर कोई एक चीज सबसे गुप्त होती है तो वो होती है अपने बूथ एजेंट्स की और वॉलंटियर्स की लिस्ट। फिर उन्होंने कहा कि आय व्यय का खर्चा ब्यौरा वो तो हम डालते ही हैं और अपनी एनुअल रिपोर्ट भी डालते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी का हर निर्णय
वॉलंटियर से वोटिंग करा के सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। संभव है क्या सारे देश के वॉलंटियर से सारे निर्णयों के ऊपर हो सकता है जी? तो बात हुई, रुक जाओ, तो ये हुआ कि भाई जो भी निर्णय है वेबसाइट पे डाले जाएं और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें जो भी सुझाव देना चाहे दे, और उन सुझावों को स्टडी करने के लिए कुछ स्तरीय कमेटी बना दी जाए जो कि देखे जो जो अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों के ऊपर गौर करके उस पर लागू किया जाए। तीसरा हुआ, स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाए। तो पहला प्रश्न था दिल्ली को तो ऑटोनॉमी दे दो, दिल्ली चुनाव में तो ऑटोनॉमी दी नहीं, दिल्ली चुनाव में तो बोले जो हम कहेंगे वो करना है। टीवी में तो ये लोग कह रहे थे स्टिंग फर्जी है, स्टिंग में कुछ नहीं है, अरविंद ठीक है, अरविंद हमारे नेता हैं, और अंदर ईमेल लिख के कह रहे थे इसकी जांच कराओ। जांच कराने में मेरे को कोई वो नहीं है, मेरी सारी जांच करा लो, लेकिन जिस दिन आप इस जांच को कराओगे अपने लोकपाल से, इसका नतीजा क्या होगा? बीजेपी वाले खड़े होकर कहेंगे केजरीवाल इस्तीफा दे जब तक जांच जारी है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, हम कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। पांचवा कुछ और था, पांचवा क्या पॉइंट था? एनई के नए सदस्य बनाए जाए। अब मेरा एक प्रश्न, हमने सारी बातें मान ली, पर मन में एक प्रश्न उठता है। योगेंद्र यादव जी पिछले 1 साल से हरियाणा के प्रभारी थे, वहीं आरटीआई लागू कर लेते 1 साल में, वहां पे वोटिंग कराते। 1 साल में कितनी वोटिंग कराई हरियाणा में? यहां पे हरियाणा के साथी भी होंगे भाई, कितनी वोटिंग कराई? 1 वोटिंग हुई हो पूरे। कुछ लागू तो करके दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ। हरियाणा में लागू कर दो, हम पूरे देश में लागू कर देंगे 5 पॉइंट। करने की मंशा नहीं, 5 पॉइंट मान लिए हमने। उसके बाद इनके आदमी आके कहते देखो जी ये तो बार्गेनिंग के लिए थे, ये तो हम केवल बार्गेनिंग कर रहे थे, हमें हरियाणा दे दो। हमने कहा हरियाणा ले लो। बोले नवीन जयहिंद बड़ा तंग करता है, नवीन जयहिंद को वहां से, हमें नवीन जयहिंद मुक्त हरियाणा चाहिए। हमने कहा नवीन जयहिंद को समझा लेंगे, दिल्ली ले आएंगे, दिल्ली में गांव देहात में लगा लेंगे। फिर पलट गए, फिर बोले नहीं, अगर ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि हमने एनई छोड़ दी और बदले में हरियाणा ले लिया तो बड़ा गंदा लगेगा, तो कुछ सम्मानजनक तरीका निकालो। तो संजय सिंह ने कहा मैं भी आपके साथ इस्तीफा दे देता हूं सारे पदों से। कुमार विश्वास ने कहा मैं भी आप सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं। गोपाल राय ने कहा मैं भी सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं भी सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं, आपका सम्मान रह जाएगा। फिर बोले हमारे मुताबिक 7 आदमियों को एनई में डालो, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। अंत में मैसेज आया कि हम बातचीत और नहीं करना चाहते, बातचीत टूट गई। तो दोस्तों हमने सब कुछ करके देखा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं तिहाड़ क्यों गया? कोर्ट में खड़ा था, जज ने कहा बेल ले लो, मैंने कहा नहीं जी बेल नहीं लूंगा। जज बोली पर्सनल बॉन्ड साइन कर दो। अच्छा बेल मत लो, मेरे को ये नहीं पता था ये पर्सनल बॉन्ड क्या होता है। मैंने प्रशांत जी की तरफ देखा, प्रशांत जी ने यूं किया, मैंने कहा ना जी मैं पर्सनल बॉन्ड नहीं लूंगा। जज ने कहा अरेस्ट हिम एंड सेंड हिम टू तिहाड़। मैं तिहाड़ चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशांत जी, आपके एक इशारे के ऊपर मैं जेल चला गया। मेरे को एक कहानी याद आती है। एक राजा था, उसके पास 2 औरतें पहुंची, दोनों लड़ रही थी।
एक बच्चा लिए हुई थी, वो बोली ये मेरा बेटा है, वो बोली ये मेरा बेटा है। राजा पशोपेश में पड़ गया। राजा ने कहा इसके 2 टुकड़े कर दो लड़के के, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो एक औरत चिल्लाई, महाराज इसके 2 टुकड़े मत करो, इस लड़के को इसको दे दो, दूसरे वाली को दे दो। राजा समझ गया मां असली ये है। इस पार्टी को हमने जन्म दिया है, अपने खून से सींचा है, अपनी जान दांव पे लगाई है। 15 दिन अनशन किया था। डायबिटीज का मरीज हूं। यहां पे डॉक्टर राकेश पारिक भी बैठे होंगे, वो भी रोए थे उस दिन। 3-4 दिन के बाद कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि 48 घंटे से ज्यादा ये जिंदा रहेगा। मेरी मां खूब रोई थी, मेरी पत्नी खूब रोई थी। जितने डॉक्टर वहां खड़े थे, मेरा कीटोन का लेवल 4 या 5 पहुंच गया था, जो कि खतरे के लेवल से बहुत ऊपर होता है। मौत के मुंह से मैं निकल के आया हूं। इस पार्टी को हमने अपने खून से सींचा, अपनी जान से सींचा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पार्टी को ले लो आप लोग। इस पार्टी को इस तरह से मारो मत, इसकी हत्या मत करो इस तरह से। मैं इनसे लड़ने के लिए नहीं आया। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, बाहर के भ्रष्टाचारियों से है। मेरी लड़ाई इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है। मैं यहां पे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से लड़ने के लिए नहीं आया। आज मैं हार मानता हूं, आप जीत गए। मैं आज इस लड़ाई को खत्म करने आया हूं। मैं और इस लड़ाई में नहीं जीना चाहता। आज आप लोगों को चुनना पड़ेगा। मैं अब इस लड़ाई को, और पिछले 1 साल से जितनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग के अंदर लड़ाई हुई है, हर मीटिंग के अंदर अवरोध हुआ है। जितनी पीएससी की मीटिंग्स होती थी, हर मीटिंग के अंदर चीखा चिल्ली होती थी। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्वराज नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज आपको चुनना है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। और मैं 1 मिनट, मैं आपको पशुपेश में भी नहीं डालना चाहता। मैं बस आज आपको, आपके सामने बहुत अहम दिन है। आप या तो इनको चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। अगर आप इनको चुनते हैं तो मैं आपको पशुपेश में नहीं डालना चाहता। मैं नेशनल कन्वीनर, पीएसी, एनई और नेशनल काउंसिल, इन चारों से मैं इस्तीफा पंकज के पास छोड़ के जा रहा हूं। आप लोगों को तय करना, मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको, आप लोग तय कर लीजिएगा। अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, मेरी लड़ाई बाहर वालों से है, अपनों से नहीं है। अगर आप लोगों का निर्णय होगा तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, अपनी बाहर वालों से इस देश की भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मुझे अभी किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं यहाँ से निकलूँगा। बीच में समय मिला तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। तब तक मैं ये आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि गोपाल राय जी इस सभा का चेयरमैनशिप करें। बहुत बहुत